नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। ये आज हम लोग इकोलॉजी का अर्थात यानी आपका जो पारिस्थितिकी है इसका सबसे लास्ट पॉइंट पर, यानी पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देख लिए होंगे इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, फिर जैविक अजैविक को कितने भागों में डिवाइड किया गया, और इस पृथ्वी जगत में जितने भी प्रकार के जीव जंतु आता है या पेड़ पौधे आता है वो किसके अंतर्गत आता है। ये सारे चीज आप लोग देख लिए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये हमारी मैसेज जा सके। चलिए, तो आइए मेरे दोस्त, अब बात करते हैं आपसे कि आज के क्लास में सर क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आहार श्रृंखला के बारे में कि किस तरह से डिपेंडेंसी लोगों का है, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर कैसे आश्रित है, कौन किसके बात है, कौन किस पर डिपेंड करता है। तो इसको जो डिवाइड किया गया उसको हम लोग फूड चेन यानी आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और ये आहार श्रृंखला जो है, फूड चेन जो है, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, तैयार किया गया है डिपेंडेंसी के आधार पे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे बायोमास ऑफ पिरामिड के बारे में, बायोमास ऑफ नंबर के बारे में और बायोमास ऑफ एनर्जी के बारे में कि बायोमास नीचे से ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा। जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ये टफ सवाल हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं यदि लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो चलिए आइए बात करते हैं आपसे आहार श्रृंखला के बारे में यानी फूड चेन के बारे में कि सर फूड चेन क्या होता है। देखिए, फूड चेन का मतलब हो गया कि आहार का एक जाल, मतलब इसकी एक संरचना, जिसके बारे में किसने बताया था, तो इल्टन नाम के वैज्ञानिक ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आहार श्रृंखला को किसने तैयार किया या आहार श्रृंखला के बारे में किसने बताया, तो आप आंसर क्या बोलोगे, आहार श्रृंखला के बारे में इल्टन ने बताया। यानी फूड चेन जो है, फूड जाल जो है, इसके बारे में किसने बताया, तो इल्टन नाम के वैज्ञानिकों ने बताया। किसने बताया मेरे दोस्त, आहार श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में इल्टन नाम के वैज्ञानिकों ने बताया। और इन्होंने क्या बताया कि आहार श्रृंखला जो है इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपका ग्रास आता है। फूड चेन में सबसे फर्स्ट कौन आता है, फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले जो है घास आता है, क्योंकि सनलाइट जब घास पर पड़ता है तो आपका घास जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात वो प्रोड्यूसर हो गया, यानी उत्पादक हो गया, वो उत्पाद तैयार करता है। अतः आपके फूड चेन में नंबर 1 में कौन आ जाएगा, तो आपका घास आएगा। अब ये घास कौन खाता है, ये घास आपका ग्रासहॉपर अर्थात टिड्डा खाता है। फिर टिड्डा कौन खाएगा, मेढक, तो दूसरा नंबर पर आ गया। तीसरा नंबर पर फ्रॉग, चौथे नंबर पर स्नेक, पांचवें नंबर पे हॉक और छठे नंबर पे कौन आ गया। सबको सराने गलाने के बाद लास्ट में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस क्या करता है, वो जीव जंतु जो सरगल जाता, नष्ट होता है, उसके बाद वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब इस तरह का जाल जो है, इस तरह की संरचनाएं जो है, वो क्या कहलाता, फूड चेन, यानी सब डिपेंडेंसी दिखाता है। दूसरी तरह से आप देखेंगे तो आपको घास जो है, ये घास कौन खाता है, तो आप कहेंगे सर घास जो है ये टिड्डा खाता है। टिड्डा कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक कौन खाएगा, सांप खाएगा। सांप कौन खाएगा, तो आपको वाघ खाएगा। और इस सब सरे गलेगा तो आपका फंगस खा जाएगा। दूसरा कि घास कौन खाता है, तो कहेंगे सर घास बकरी खाता है। कौन खाता भाई, तो घास बकरी खाता है। अब बकरी को कौन खाता है, तो मनुष्य खाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, अरे पाठा खाते हैं ना भाई, तो हम लोग जीव जंतु को खाते हैं, बकरी खाते हैं, पाठा खाते हैं। वो लोग क्या खाता है, घास खाता है। यदि शॉर्ट में डिफाइन करेंगे तो घास खाएगा बकरी, और बकरी को खाएंगे हम लोग, यानी जीव, यानी मतलब मनुष्य खाता है। थोड़ा लॉन्ग में चलेंगे, 5 श्रृंखला में ले जाएंगे तो घास खाएगा टिड्डा, टिड्डा खाएगा मेढक, मेढक खाएगा सांप, सांप खाएगा हॉक, हॉक खाएगा बैक्टीरिया। क्लियर। तो इस तरह से क्या है, इसका जो चेन तैयार किया है, तो इसमें आपको डिपेंडेंसी दिखता है कि कौन किस पर डिपेंड रहता है। अब यदि बायोमास ऑफ नंबर की बात किया जाएगा कि इसमें ज्यादा संख्या किसका होगा, तो उत्पादक का होगा। ज्यादा मास किसका होगा, तो उत्पादक का होगा। ज्यादा एनर्जी किसका होगा, उत्पादक का होगा। इससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर का, और सबसे कम किसका होगा, टर्सरी कंज्यूमर का। तो इस तरह से बायोमास ऑफ एनर्जी की बात किया जाएगा, बायोमास ऑफ नंबर की बात किया जाएगा,
और बायोमास ऑफ पिरामिड की बात, ये एनर्जी की बात किया जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। अतः इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, पिरामिड का मतलब अब होता है जो इस तरह के संरचना में होता है, जो इस तरह के संरचना में रहता है, इसी को जानते क्या कहा जाता है, जो इस तरह के संरचना उसको पिरामिड कहा जाता है। अतः इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इसको कितने भागों में बांटा गया, यदि आप लोगों को समझ में आता है एक बार ये स्तर लिखिए, आप लोग ये स्तर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता तो आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके और आप भी इसका फायदा ले सकें। क्लियर ना? इसलिए और कभी भी आप जब भी वीडियो देखिए टाइम निकालकर पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अब 5 मिनट देख के बतियाने चल जाइएगा तो मामला बाबू गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे, ये आपके लिए, चूंकि आप देखेंगे फायदा आपको फाइनली होना है, और हम आपकी फायदा की बात ही आपको आपसे करते हैं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे और जितना बेहतर मेहनत करेंगे उतना बेहतर आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। एकदम टू द पॉइंट, पढ़ाई पर खाली बात कीजिए। इकोलॉजिकल पिरामिड का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, इस तरह का असर होता है। अब वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब कहेंगे सर पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, देखिए ये ऊपर से जब नीचे आएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, ये छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। जैसे ऊपर से नीचे आए तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो गया, बढ़ता चला गया, और नीचे से ऊपर की बात करेंगे तब क्या होगा, घटता जाएगा। सबसे बड़ा ये, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास को बार बार से देखते हैं। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो गौर कीजिएगा, जब किसी भी पिरामिडिकल इकोलॉजिकल में जब हम लोग देखते हैं कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे नंबर घटता जाएगा। और ऐसे भी बात है कि यदि जैविक घटक को देखा जाए तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया, जो कि पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाए थे। नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें कौन कौन आता है, उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता और अपघटक, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, वो तीनों आता है। अब क्या हुआ कि उत्पादक जो है वो सबसे ज्यादा नंबर में होगा, सबसे ज्यादा संख्या किसका, यहां पर जीव जंतु का कि पेड़ पौधे का। तो आप कहेंगे सर पेड़ पौधे का, तो क्लियर है कि आपका प्रोड्यूसर जो है अर्थात उत्पादक जो है, इस उत्पादक की संख्या क्या होगा, उत्पादक की संख्या ज्यादा। तो आपको पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा सबसे ज्यादा किसका, तो प्रोड्यूसर का। इससे कम किसका होगा, प्राइमरी कंज्यूमर का। उससे भी कम किसका होगा, सेकेंडरी का। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, उत्पादक का 1 नंबर पे। इससे कम किसका हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर का। उससे भी कम किसका होगा, टर्सरी कंज्यूमर का। और सबसे कम किसका होगा, तो आपका टर्सरी का। यानी सबसे ज्यादा उत्पादक का, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता, और सबसे कम क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। तो यदि आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा किसका, अब ये पिरामिड ऑफ नंबर सबसे ज्यादा होगा, उत्पादक का। सबसे कम किसका होगा, तो प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर का। सबसे ज्यादा उत्पादक का और सबसे कम किसका होगा, टर्सरी कंज्यूमर का। अब क्रमशः पूछेगा तो सबसे ज्यादा उत्पादक यानी 1 नंबर पर उत्पादक, उसके उससे कम किसका, प्राइमरी का, उससे कम किसका, सेकेंडरी का, और उससे भी कम किसका, टर्सरी का। तो ये था आपका पिरामिड ऑफ नंबर की बात। इसी तरह से आप देखेंगे पिरामिड ऑफ मास से भी क्वेश्चन आता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा बायोमास किसका, प्रोड्यूसर का। यानी आप यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रत्येक बार 10% बढ़ता चला जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10% क्या होगा, घटता चला जाएगा। यदि आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो 10% घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो 10% क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका, तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर का अर्थात उत्पादक का। उससे कम किसका, प्राइमरी कंज्यूमर का। उससे कम किसका, सेकेंडरी कंज्यूमर का। और उससे भी कम किसका, टर्सरी कंज्यूमर का। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया,
तो प्रोड्यूसर का, उससे कम किसका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम क्या हो गया टर्सरी का। ये था आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात किया जाएगा तो सेम होगा, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता है। सबसे ज्यादा किसका होगा तो आपके प्रोड्यूसर का। सबसे ज्यादा किसका होता है भाई, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका किसका होगा, तो सबसे ज्यादा आपका प्रोड्यूसर का। सबसे ज्यादा किसका प्रोड्यूसर का, इससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे सेकेंडरी, उससे टर्सरी। क्लियर हो गया कि ऊपर से नीचे आए तो बढ़ता चला गया और नीचे से ऊपर गए तो घटता चला गया। तो गौर कीजिएगा, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेगा, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेगा, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। ये था आपको ये इकोलॉजिकल पिरामिड। जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसान चीज, जब आपको हम पिक्चर से समझा दिए तो एकदम 100% क्लियर हो गया। और यही यदि कॉन्सेप्ट से आप नहीं पढ़े होते तो एग्जाम में सवाल आता कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो अटक्कर पचे मारते और गलती होने की मैक्सिमम संभावना थी। और ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त क्लियर हो गया। अब एक नाम इसमें आता है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किससे है, तो उसका इकोलॉजी से है। इकोलॉजी का पिता कौन है, तो इकोलॉजी का पिता क्या कहते हैं हैकल है, अर्नेस्ट हैकल है। लेकिन इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, रीटर, और इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया तो टांसले। और डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किससे है, तो इकोलॉजी से ये, क्योंकि उन्होंने भी पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में बताया। तो चलिए आज जो आप क्लास देख रहे थे ये इकोलॉजी का पार्ट 3 था, जो कि समाप्त होता है। यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों आप देख। ये छोटा छोटा इसलिए क्लिप हम बनाते हैं 10 मिनट 15 मिनट का, ताकि इतना जितना ही देर आप देखें इसको कंसंट्रेशन से देख पाए। आप 2 घंटा का वीडियो बना देंगे और आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए नहीं पाइएगा, उस वीडियो का कोई महत्व नहीं है। इसलिए 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, जितना पढ़िए वो आपको याद हो जाना चाहिए। और अपनी कॉपी पर 5 वर्ड नया सीखे, इसको टाइम भी इन्वेस्ट आपका ज्यादा नहीं हुआ और आपने पूरा तरीका से पढ़ भी लिया। मेरा उद्देश्य है कि हम आपको फाइनली इस YouTube के माध्यम से साइंस की दुनिया की खूबसूरती को दिखा दें और आपको इस तरह से तैयार करा दें कि आपके आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आगे देखिए 68वीं बीपीएससी का एग्जाम है, ये 67वीं के जस्ट बाद फिर आपका बिहार एसएससी है, फिर आपका रेलवे का एग्जाम अभी चल ही रहा है। इन सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारा टॉपिक मेरे, और कोई भी टॉपिक हम फालतू नहीं पढ़ाते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और इंपॉर्टेंट और बच्चे कहां फंसते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास लेते हैं। आप लोग इस क्लास का आनंद लीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।